हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन फिर से मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति की क्लासेस को लेकर के आई हूँ। ये सारी की सारी क्लासेस मैं आपको डिटेल से करा रही हूँ, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके वैकेंसीज वाले एग्जाम। तो ईएमआरएस और एनवीएस जो वैकेंसी आपकी आने वाली है 2025 में, उनमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो ये जो सारी की सारी क्लासेस है वो आपको एज ए प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप क्लास नंबर 1 से इनको देखना शुरू करिएगा, ताकि आपको सीरीज से सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो है टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां, जिसमें हम एक क्लास के अंदर ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पिछली क्लास से मैंने आपके लिए डेमोक्रेटिक मेथड को शुरू कर रखा है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट मेथड जो है वो ऑलरेडी कर लिया है। तो आज हम 3 विधियों को यहाँ पर समझेंगे। वन इज ह्यूरिस्टिक, सेकंड वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स एंड थर्ड वन इज प्लेवे मेथड यानी कि खेल आधारित विधि। इन 3 मेथड्स को आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर समझना है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आराम से पूछा जा सकता है। और मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि ये जो विधियां है सारी वो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत आती है। किसी ने पिछली बार मुझे कमेंट किया था, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में तब भी बता दिया था, और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो टीचिंग मेथड्स मैं आपको करा रही हूँ फिलहाल वो आपको डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं वो मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ब्रीफ में आपको एक बड़ी आइडिया दे देती हूँ कि डेमोक्रेटिक का नाम से ही क्लियर है, बच्चे को ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है, उनको बांध करके नहीं रखा जाता, टीचर के हाथ में चीजें कंट्रोल में नहीं रहती है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। टीचर का काम सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करना है, लर्निंग को सिर्फ सुगम बनाना है, हेल्प करना होता है। बाकी जो सेल्फ लर्निंग है वो बच्चा खुद करता है, एक्टिव होकर के एक्सप्लोर करके करता है, डिस्कवरी करता है, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चे अपने अधिगम को खुद कर रहे होते हैं। सो ये टीचिंग मेथड्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक की बात हुई है। चलिए अब हम सबसे पहले बढ़ चलते हैं। वैसे तो ये सेकंड नंबर का मेथड है, फर्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड। आज के इस क्लास का जो पहला मेथड है दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यहाँ जो दिया गया था। तो किन्होंने कौन सा मेथड दिया है ये आपको पक्के से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया था। जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से ह्यूरिस का एक शब्द है जिससे बना है। इसका मतलब होता है टू फाइंड यानी कि खोजना। ठीक है, टू फाइंड खोजना, या आप कह सकते हो आई फाइंड आउट, यानी कि सेल्फ जो है बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? डिस्कवरी कर रहे होते हैं। सेल्फ जो है बच्चे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर खोज रहे होते हैं, और टीचर सिर्फ क्या करता है? यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि मैं सेल्फ, बच्चा जो है वो खुद करेगा सारी चीजों को। टीचर जो है वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर देगी, भाई ये समस्या आपके लिए, बच्चा अपनी खुद की जो एक्टिव उसकी नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस उसके पास है, जो लर्निंग उसने पास में करी है, उसकी हेल्प से खुद उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल करके लाता है। अगर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके साथ डिस्कस करूं, सॉरी, अगर मैं ह्यूरिस्टिक को बहुत सिंपल शब्द में आपके साथ डिस्कस करूं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आपका जो मेंटल प्रोसेस है, जो आपका जो मेंटल पावर है, वो एकदम से जो क्विक सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का आपको देता है, दिस इज ह्यूरिस्टिक। ठीक है, आपको इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सोचने की जरूरत नहीं है। जो एकदम से जो आपके दिमाग ने तुरंत जो क्विक सॉल्यूशन दिया है वो आपका क्या कहलाता है? ह्यूरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपका जो माइंड है एकदम से जो सॉल्यूशन आपको दे रहा है, ठीक है, क्विक सॉल्यूशन जो माइंड आपका दे रहा है वही क्या है? आपका ह्यूरिस्टिक है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे के सामने आ रही है, उससे रिलेटेड जो उसके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए दिस इज ह्यूरिस्टिक मेथड्स। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो बच्चा किस तरीके से करता है? जो समस्या को जो समाधान है वो बच्चा किस तरीके से कर रहा होता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर कर रहा होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब व्यवहारिक अनुभव एवं ज्ञान। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस होता है? जो बच्चे ने खुद किया है, जो उसने खुद एक्सप्लोर किया है, खुद से एक्सपीरियंस किया है, जो उसने एक्टिविटीज पहले कर रखी है, उसके आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर, उस नॉलेज के आधार पर बच्चा क्या कर रहा होता है? एक सॉल्यूशन यहाँ पर जनरेट कर रहा होता है प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज, दीज आर द वेरी पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको इस मेथड के अंतर्गत समझने हैं। ठीक है, चीजें सब में ये वही है कि बच्चा सेल्फ कर रहा होता है, सेल्फ एक्सप्लोर करेगा, बच्चा हर चीज खुद से कर रहा है, बस आपको समझना है। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? कि एकदम से जो बच्चे के माइंड में सॉल्यूशन जनरेट हुआ है, जो क्विक सॉल्यूशन बच्चे के माइंड में आया हुआ है, जो इमीडिएट सॉल्यूशन बच्चे के माइंड में आया हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके,
चलिए अब इतना यहाँ पर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या एम्स होते हैं, बच्चे के अंदर क्या विकसित हो जाएगा इस मेथड के तहत। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, बच्चा जो है वो समस्या समाधान दृष्टिकोण अपने अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं पैदा कर लेता है। ये अगर मेथड उसको अच्छी तरीके से आता है तो वो प्रॉब्लम से भागेगा नहीं, बल्कि वो मल्टीपल अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि नए नए आइडियाज का जन्म उसके माइंड में होगा, उसके अकॉर्डिंग वो उस समस्या को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चे का यहाँ पर डेवलप हो रहा होता है। बच्चा एक्सप्लोर करना यहाँ पर सीख रहा होता है, और एक्सप्लोर भी कैसे कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्वतंत्र तौर पर यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट सॉरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र तौर पर बच्चा एक्सप्लोर यहाँ पर कर रहा होता है, अन्वेषण यहाँ पर बच्चा कर रहा होता है। ठीक है, उसको अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद से कर सकता है, डिस्कवरी वो है खुद से कर सकता है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी का जन्म होता है, जिज्ञासा आती है, क्रिएटिविटी, नए नए पॉजिटिव पॉइंट्स उसके माइंड में डेवलप हो रहे होते हैं, नए नए आइडियाज यहाँ पर उसके माइंड में क्रिएट हो रहे होते हैं, और सेल्फ लर्निंग यहाँ पर बच्चा जो है वो सीख जाता है इस मेथड के अंतर्गत, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत। ठीक है, इस मेथड्स को और भी नामों से जाना जाता है, तो ये जो है वो अदर नेम है। ठीक है, अदर नेम है इस मेथड के, तो ये भी आप प्लीज ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे इसको डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा खुद से कर रहा है सारी चीजों को, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो खुद निकाल रहा है, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो डिस्कवरी मेथड इसको कहते हैं, इसको सर्च मेथड भी कहते हैं, इसको सेल्फ नॉलेज मेथड भी कहते हैं, इसको एक्सप्लोरेशन या फिर इंक्वायरी मेथड भी इसको कहा जाता है। तो दीज आर द अदर नेम्स जो कि आपको ध्यान में रख लेने हैं। इसके अलावा इसमें हम स्टेजेस की बात करते हैं, चरणों की बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कितने स्टेज में करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी कि जो समस्या है उसको सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसको जो है वो समझेगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, समझेगा उस प्रॉब्लम को, ताकि आगे वो मूव ऑन कर सके। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा वो अपने माइंड में उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे बना पाएगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, टीचर्स की हेल्प ली जाती है, टीचर बच्चे को अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को समझाता है। अब जब ये चीज आ गई है तो यहाँ पर बच्चे प्लानिंग बनाते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करूंगा, क्या क्या किस टेक्निक्स का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। तो वो सब प्लान को क्रिएशन के अंतर्गत आता है, और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो इस प्लान को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये मल्टीपल तरीके से होता है, अभी बच्चा एक्सप्लोर करके यहाँ पर कर सकता है, बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर सकता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर चीजों को कर सकता है। ठीक है, प्रयोग के थ्रू यहाँ पर चीजों को कर सकता है। तो जो प्लान उसने ऊपर बनाया है इसको आप लागू करेगा यहाँ पर, एंड बाद में जो फोर्थ आपका स्टेप आ जाता है दैट इज इवैल्यूएशन, यानी कि ये जो प्लान यहाँ पर आपने एग्जीक्यूट करा है उस बच्चे ने, उसको इवैल्यूएशन का वक्त आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई तो फिर कंक्लूजन आ जाएगा, भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब इसका ये जो है वो निर्णय है। ठीक है, ये उसका कंक्लूजन है, उससे ये निकला है। और अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, देन यू विल मूव टू द सेकेंड स्टेप। ठीक है, आप फिर से जाओगे और फिर से कोई न्यू प्लान आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, नया कोई आप योजना यहाँ पर बनाएंगे, नया कोई मेथड आप सोचेंगे, नई कोई आइडिया, कोई ऐसे विचार आप लेकर के आएंगे जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, सेकंड स्टेप क्या है, प्लानिंग करना, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, एंड देन ये देखना क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो फिर कंक्लूजन आप करेंगे कि भैया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हमारा आउटकम ये निकला है। और अगर नहीं होती है तो फिर आप सेकंड स्टेप पर फिर से मूव ऑन कर जाते हो, ताकि आप इस चीज को आगे लेकर के जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूरिस्टिक मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को एफ ऑसबोर्न के द्वारा दिया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। आप ऑसबोर्न से भी आप इस चीज को आराम से कर सकते हो। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सारी चीजों को समझने से पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सिंपल भाषा में अगर बात करें तो होता क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान आना। ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग में तूफान आना। अब दिमाग में तूफान कोई धूल मिट्टी का तो आएगा नहीं, किसका तूफान आएगा, विचारों का तूफान आएगा। ठीक है, मल्टीपल आइडियाज का तूफान आएगा, क्रिएटिविटी जन्म ले रही होगी। ध्यान देना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बच्चे जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं।
ध्यान देना, ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चे जो वो ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, और जब ग्रुप्स में बच्चे डिवाइडेड हो रहे होते हैं तो एक बच्चा नहीं रहता, दो से ज्यादा बच्चे रहते हैं। तो उसमें हर बच्चे के माइंड में अलग अलग आइडियाज आ रहे होते हैं। लेट्स से कोई एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर बच्चा अपने लेवल पर अलग अलग निकाल के लाएगा, ठीक है। और हर बच्चे को यहाँ पर जजमेंट नहीं पास किया जाता, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता इस पर्टिकुलर मेथड के तहत कि भाई आपका ये अच्छा नहीं है, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये तो लागू ही नहीं होगा, नहीं। सबको फ्रीली, सबके आइडियाज को यहाँ पर लिया जाता है, हर बच्चे के आइडियाज को यहाँ पर फ्रीली, बिल्कुल ही बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के उनके आइडियाज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाता है। एंड देन किसी भी एक आइडिया को सॉल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि जो दिमाग है उसके अंदर तूफान आना, और तूफान बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं यहाँ पर, और किसके रिलेटेड, आइडियाज के रिलेटेड। तो आई थिंक अब आप इस चीज को समझ जाएंगे। क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक फॉर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब लिखने का स्पेस नहीं है तो मैंने हिंदी में नहीं लिखा, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो तकनीक है वो क्या है, रचनात्मक चिंतन की तकनीक है, क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, नए नए विचार आना, ठीक है। मल्टीपल आइडियाज बच्चों के माइंड में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, नए विचार जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में आ रहे हैं, जिनको एक्सेप्ट किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि ओसबोर्न के द्वारा दी गई थी। इसमें होता क्या है, अगर पॉइंट्स में हम बात करें तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाता, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा, किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने ये कैसे सोच लिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उनके आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाता है, कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता है, ठीक है। उनकी आलोचना यहाँ पर नहीं की जाती है। दे आर फ्री टू शेयर, वो अपने जो थॉट्स है उनको फ्रीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आजादी के साथ वो अपने जो विचार है उनको शेयर कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। तो कोई जजमेंट यहाँ पर पास नहीं होता है। वर्क टुगेदर, यहाँ पर टीम के अंदर जो बच्चे हैं वो आपस में मिल करके काम कर रहे होते हैं, सभी बच्चे आपस में मिल करके जो है विचार यहाँ पर रख रहे होते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, उन सभी का कहीं ना कहीं इवेलुएट किया जाता है कि भाई किसका जो आइडिया है वो अच्छा है और कौन सा आइडिया प्रॉब्लम पर अप्लाई होगा, बस ये चीज आपके एंड में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, थिंकिंग होती है, चिंतन होता है, बट कैसे, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल हम चीजें सोच रहे हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होता है कुछ अलग करना, कुछ नया करना, कुछ हटके करना, कुछ हटके सोचना। तो इस पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है, बच्चे हटके सोचते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका समाधान इवन टीचर्स भी नहीं कर सकते, बट स्टूडेंट ऐसे ऐसे आइडियाज ले आते हैं, बहुत सारे लोग इतने मस्त मस्त आइडियाज ले आते हैं। सो दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। पता नहीं कौन कितना अच्छा यहाँ पर सोच सके, तो यहाँ पर ये विचारों की बात हो रही है, ठीक है। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होती है। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता बढ़ती है, यहाँ पर कितना बच्चा इमेजिन कर सकता है, कितना बच्चा हाइपोथेटिकली थिंक कर सकता है, बढ़िया तरीके से सोच सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर डेवलप हो रही होती है। एंड लास्ट में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ये टेक्निक है, ये दीज आर द पॉजिटिव टर्म्स जो कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर याद करनी है। तो हमने ह्यूरिस्टिक मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को यहाँ पर समझ लिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्लेवे मेथड, जिसको कैडवेल कुक के द्वारा दिया गया था। आज की इस वीडियो का जो नेक्स्ट मेथड हमारे सामने है वो है प्लेवे मेथड, यानी कि खेल आधारित विधि। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इस विधि को दिया किसके द्वारा है, तो एच कैडवेल कुक के द्वारा इस विधि को दिया गया था। आप ओनली कुक के नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, तो भी आपकी ये चीजें चल जाएगी। जो खेल आधारित विधि है, आपको नाम से क्लियर है, इस विधि के तहत जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो विधि है वो लोअर क्लासेस के लिए होती है, छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी विधि होती है। वहां पर खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक्टिविटीज, गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, स्टोरीज के थ्रू उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी कि बच्चे खुद से चीजों को करते हुए यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो क्लासरूम होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, उसमें बच्चों से चीजें करवाई जाती है, उनको तब चीजें जो है वो समझाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में एनईपी भी कहीं ना कहीं बात करती है। तो इंटरेक्टिव क्लासरूम होती है। प्लेवे मेथड छोटे बच्चों को बिल्कुल स्टोरीज के थ्रू, कहानियों के थ्रू ऐसे और एक्शन के थ्रू पढ़ाने के ऊपर बल देता है। इसको कुक के द्वारा दिया गया था लोअर क्लासेस के लिए, बट इसको ज्यादा पॉपुलराइज, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात किसके द्वारा की गई, बाद में इसको पॉपुलराइज किया गया फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा, ठीक है। इसको ग्लोबली जो है वो पॉपुलराइज किया गया, वैश्विक स्तर पर इसको और आगे ले जाया गया।
जिसमें फ्रेडरिक फ्रोबल यहाँ पर बात करते हैं। और नाम से आपको आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, फ्रेडरिक फ्रोबल हम लोग जब सीडी पे पढ़ते हैं, जब हम टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो हम इनका जिक्र यहाँ पर करते हैं, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम पढ़ते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबल ने एक टर्म दिया था किंडरगार्टन का, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किंडरगार्टन का टर्म किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने इस प्लेवे मेथड को और ज्यादा पॉपुलराइज किया और ये कहा कि बच्चों को जब हम प्लेवे मेथड से पढ़ाते हैं, जब हम खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चा और ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए चीजों को सीखता है, ठीक है। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? किंडरगार्टन का मतलब होता है जैसे कोई नर्सरी होती है, उसमें पौधों को फलने फूलने के लिए हम लोग रखते हैं, बाद में वहां से फिर वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पौधे हैं उनको पानी देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? माली के द्वारा किया जाता है। ऐसे इन्होंने कहा है कि जैसे हम पौधों को सींचते हैं तो वो बड़े होते हैं, इसी तरीके से जो स्कूल होते हैं वो एक तरीके से नर्सरी होते हैं, जो पौधे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, और जो माली होते हैं वो कौन होते हैं? वो टीचर्स होते हैं। तो स्कूल भी एक ऐसी नर्सरी ही होती है जहां पर बच्चों को, जो कि पौधे ही होते हैं एक तरीके से, जो बाद में बड़े होंगे, उनको सींचने का काम किया जाता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का और पढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता है। सो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें हैं। आप इस पर्टिकुलर जो मेथड है इसके तहत हम गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे खेल खिलवाते हैं, प्ले के थ्रू उनको करवाते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू कराते हैं, व्यवहारिक गतिविधियों। भाई क्लासरूम के अंदर टॉयज वगैरह रखे रहते हैं बच्चों के। अगर आपने आज के टाइम पे क्लासरूम देखे हुए, अपने टाइम पे क्या होता था, टीचर बस वो एक कायदा लेकर के आती थी, उसमें हमें जोर जोर से चिल्ला करके पढ़वा देती थी और हम रट लेते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं होता, क्लासरूम में भर भर के टॉयज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे रोल प्ले के कुछ ऐसे सेटअप्स वगैरह लगा रखे होते हैं, कठपुतली के थ्रू जो है बच्चे को स्टोरीज जो है वो समझाई जाती है, टीचर खुद एक्शन कर रहा होता है, हेड शोल्डर नीज एंड टो, टीचर खुद यहाँ पर डांस करते हुए बच्चों को पढ़ा रहा होता है, बच्चे भी उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं? रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारी की सारी चीजें क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिससे बच्चे इंटरेक्टिव हो जाते हैं और बच्चों की रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, ठीक है, और वो उनको ज्यादा टाइम तक याद भी रहता है। ये पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड है, विद्यार्थी केंद्रित है। ये मेथड छोटा सा ही मेथड है, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना। फीचर्स की अगर बात करें तो क्लासरूम कैसी होती है? इंटरेक्टिव होती है, संवादात्मक होती है। एक सेकेंड, क्लासरूम कैसी होती है भाई? संवादात्मक होती है, मतलब कि इंटरेक्शन होता है, सिर्फ टीचर आकर के बुलवा नहीं रहा आपसे, बल्कि दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों ही चीजों को करते हुए चल रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास की बात हो रही है। हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं, जिसमें हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास पर बल दिया जाता है, कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जो सामाजिक कौशल है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो सामाजिक विकास है, सामाजिकता है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे की देखी जाती है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट है उन सभी का डेवलपमेंट यहाँ पर जो सभी का जो विकास है वो देखा जाता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी टर्म है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेथड के थ्रू एंजाइटी को कम किया जाता है, जो सीखने की जो चिंता होती है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डरने लगते हैं पढ़ाई से, तो उसको कम करने के लिए इस मेथड को यहाँ पर लाया गया है। सोशल स्किल को फोस्टर करते हैं, सामाजिक कौशल यहाँ पर बढ़ता है, जब बच्चे यहाँ पर मिल करके सारी चीजों कर रहे हैं, टीचर के साथ कनेक्ट करते हुए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिकता भी यहाँ पर बढ़ रही है। और जब हम टॉयज के थ्रू और सारी चीजें बच्चों को करवा रहे हैं तो बच्चे का रिटेंशन यानी कि धारण क्षमता भी, ठीक है, यानी कि याद करने का जो स्किल है बच्चे का वो भी यहाँ पर डेवलप हो रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेवे मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं आपसे कुछ और मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, उसके बाद हमारी टीचिंग मेथड्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।